हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग एम लक्ष्मीकांत सर की इंडियन पॉलिटी की किताब को कवर कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हम लोगों ने ख़त्म किया था जुडिशियल रिव्यू वाले चैप्टर को। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो इंडियन जुडिशियरी का एक पावरफुल और कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट है, जो है जुडिशियल एक्टिविज्म। इसका मतलब होता है जब जुडिशियरी, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, अपने ट्रेडिशनल रोल से आगे बढ़कर काम करते हैं, जैसे कि एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर को डायरेक्शंस देना या पॉलिसीज में एक्टिव रोल लेना। ये तब होता है जब कोर्ट्स डायरेक्टली पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इनिशिएटिव लेते हैं। इंडिया में कई लैंडमार्क जजमेंट्स ने जुडिशियल एक्टिविज्म को डिफाइन किया है, जैसे राइट टू एजुकेशन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन या करप्शन के केसेज में। तो चलिए समझते हैं इस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को विथ सम रियल एग्जांपल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं ओरिजिन ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में। तो देखिए, दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय आर्थर श्लेसिंजर जूनियर। तो जुडिशियल एक्टिविज्म टर्म सबसे पहले आर्थर श्लेसिंजर जूनियर ने 1947 में यूएसए में कॉइन किया था। उन्होंने इस टर्म का यूज जुडिशियरी के एक्टिव रोल को हाईलाइट करने के लिए किया था, जब कोर्ट्स अपने ट्रेडिशनल बाउंड्रीज के बाहर जाकर पब्लिक इंटरेस्ट में डिसीजंस लेते हैं। नेक्स्ट है, अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो ये कॉन्सेप्ट 1970s के मिड में इंडियन जुडिशियरी में इंट्रोड्यूस हुआ था। ये वो समय था जब कोर्ट्स ने अपना एक प्रोएक्टिव रोल लेना शुरू किया था। इस समय जुडिशियरी ने पीआईएल यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जैसे टूल्स का यूज करके आम जनता के हक में जजमेंट्स देने शुरू किए थे। नेक्स्ट है, इस मूवमेंट को इंडिया में पॉपुलर बनाने वाले कुछ की जजेस थे, जैसे जस्टिस बी आर कृष्ण अय्यर। इन्होंने लीगल एड और ह्यूमन राइट्स के केसेज में लैंडमार्क डिसीजंस दिए थे। जस्टिस पी एन भगवती ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को डेवलप किया और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को एक्सपांड किया था। साथ ही जस्टिस ओ चिन्नप्पा रेड्डी और जस्टिस डी ए देसाई ने भी बोल्ड जजमेंट्स दिए जो सोशल जस्टिस और इक्वलिटी के फेवर में थे। तो दोस्तों, जुडिशियल एक्टिविज्म एक ऐसा टूल है जिससे जुडिशियरी ने डेमोक्रेसी में अपना एक्टिव योगदान दिया, स्पेशली जब बाकी इंस्टीट्यूशंस फेल हो जाते हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। तो इट मीन्स प्रोएक्टिव जुडिशियरी रोल। तो इसका बेसिक मीनिंग है कि जुडिशियरी एक प्रोएक्टिव रोल एडॉप्ट करती है, यानी कोर्ट सिर्फ केसेस सुन के फैसला नहीं देती बल्कि एक्टिवली सोसाइटी के इश्यूज पर इंटरवेन करती है, स्पेशली जब लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव अपना काम सही तरीके से नहीं कर रही हो। नेक्स्ट है, मेन पर्पज ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म इज टू प्रोटेक्ट राइट्स एंड प्रमोट जस्टिस। तो इसका मेन पर्पज होता है राइट्स को प्रोटेक्ट करना और जस्टिस को प्रमोट करना। इस कॉन्सेप्ट में कोर्ट डायरेक्टली उन लोगों के लिए आवाज उठाता है जिनकी आवाज सिस्टम में नहीं सुनी जा रही होती, जैसे गरीब, महिलाएं या मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। नेक्स्ट है, वी कैन कॉल जुडिशियल एक्टिविज्म एज एंटीथीसिस ऑफ जुडिशियल रिस्ट्रेंट। यानी कि जुडिशियल एक्टिविज्म को हम जुडिशियल रिस्ट्रेंट का ऑपोजिट भी कह सकते हैं। जुडिशियल रिस्ट्रेंट में कोर्ट सिर्फ लिमिटेड रोल में रहता है और लेजिस्लेचर के डिसीजंस में इंटरफेयर नहीं करता, लेकिन जुडिशियल एक्टिविज्म में कोर्ट एक्टिवली डिसीजन पर सवाल उठाता है और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें चेंज भी करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जुडिशियल एक्टिविज्म इज ए साइन ऑफ एसर्टिव जुडिशियरी इन चेकिंग लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। तो ये एक एसर्टिव जुडिशियरी का साइन है जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के एक्शंस को चेक करती है। जब भी कोई लॉ या डिसीजन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होता है तब कोर्ट उसे स्ट्राइक डाउन कर सकती है। इससे डेमोक्रेसी में चेक एंड बैलेंसेज का सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनता है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे।
अब हम देखेंगे जुडिशियल एक्टिविज्म को कुछ इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव से कैसे डिफाइन किया जा सकता है। तो इट कैन बी डिफाइंड एज प्रोग्रेसिव डिसीजंस। तो देखिए, जुडिशियल एक्टिविज्म को सबसे पहले हम प्रोग्रेसिव डिसीजंस के रूप में समझ सकते हैं, यानी कोर्ट ऐसे फैसले देता है जो सामाजिक सुधार लाने में मदद करते हैं, जैसे जेंडर इक्वलिटी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन या ह्यूमन राइट्स के मामले में बोल्ड स्टेप्स लेना। यहाँ पे दूसरा एस्पेक्ट है एक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज। मतलब कोर्ट सिर्फ कानून को वर्ड बाय वर्ड अप्लाई नहीं करता, बल्कि समय और परिस्थिति के हिसाब से उसका अर्थ निकालता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज को डायनामिक तरीके से समझना और लागू करना। जुडिशियल एक्टिविज्म का एक और पहलू है पॉलिसी गाइडेड डिसीजन मेकिंग। तो देखिए, कभी कभी कोर्ट ऐसे डिसीजंस देता है जो डायरेक्टली पॉलिसी मेकिंग को इम्पैक्ट करते हैं, स्पेशली जब सरकार इनएक्टिव होती है या पब्लिक इंटरेस्ट की अनदेखी होती है। जुडिशियल एक्टिविज्म का सबसे रिवोल्यूशनरी फीचर है कोर्ट एक्सेस का एक्सपेंशन, जैसे कि PIL। तो देखिए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के जरिए आम आदमी भी बिना पर्सनल इंटरेस्ट के कोर्ट जा सकता है किसी पब्लिक इशू के लिए। इससे जुडिशियरी वास्तविकता में जनता के करीब आई है। तो चलिए अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे। अब बात करते हैं दो इंपॉर्टेंट जुडिशियल कॉन्सेप्ट्स के बीच के डिफरेंस की, यानी कि जुडिशियल रिव्यू वर्सेस जुडिशियल एक्टिविज्म। यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं जुडिशियल रिव्यू। तो देखिए, जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि कोर्ट किसी लॉ या गवर्नमेंट एक्शन का लीगल इंटरप्रिटेशन करता है, यानी कोर्ट चेक करता है कि क्या कोई कानून या पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं। अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो कोर्ट उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। अब बात करते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म की। तो ये जुडिशियल रिव्यू से एक स्टेप आगे जाता है। ये सिर्फ लॉ इंटरप्रेट नहीं करता, बल्कि कभी कभी कोर्ट अपने पॉलिसी प्रेफरेंसेज के हिसाब से डिसीजंस लेता है, यानी जुडिशियरी कभी कभी ऐसे रोल्स भी ले लेती है जो नॉर्मली लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव के डोमेन में आते हैं। तो जुडिशियल एक्टिविज्म में कोर्ट का रोल थोड़ा लॉ मेकिंग जैसा हो जाता है, जब वो नए प्रिंसिपल्स या गाइडलाइन सेट करता है पब्लिक इंटरेस्ट में, जो पहले लॉ में डायरेक्टली लिखे नहीं होते। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने ये समझा जुडिशियल रिव्यू में कोर्ट रेफरी की तरह काम करता है, जबकि जुडिशियल एक्टिविज्म में कोर्ट कभी कभी प्लेयर भी बन जाता है। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हमने जुडिशियल एक्टिविज्म की ओरिजिन, मीनिंग, डेफिनेशन एंड जुडिशियल रिव्यू वर्सेस जुडिशियल एक्टिविज्म को अच्छे से समझ लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब बात करते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म का जस्टिफिकेशन, यानी उसके पीछे के रीजन्स क्या होते हैं। यहाँ पे सबसे पहला रीजन है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का फेलियर। तो देखिए, जब सरकार या पार्लियामेंट लोगों के इशूज को टाइमली एड्रेस नहीं करती, तब जुडिशियरी को इंटरवेन करना पड़ता है ताकि न्याय हो सके और बेसिक राइट्स प्रोटेक्ट हो सके। यहाँ पे दूसरा फैक्टर है पब्लिक प्रेशर और जुडिशियल एंथुसियाज्म। तो जब पब्लिक किसी इशू पर स्ट्रांगली रिएक्ट करती है तो जुडिशियरी भी एक्टिवली रेस्पॉन्ड करती है। साथ ही कुछ जजेस का अपना कमिटमेंट होता है जस्टिस और सोशल रिफॉर्म के लिए, जो जुडिशियल एक्टिविज्म को आगे बढ़ाता है। तीसरा जस्टिफिकेशन है लेजिस्लेटिव वैकम। तो देखिए, कई बार पार्लियामेंट किसी नए या इमर्जिंग इशू पर लॉ बनाने में डिले करती है। ऐसे में कोर्ट इनिशिएटिव लेता है और गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है जिससे गवर्नेंस में क्लैरिटी आए। यहाँ पे चौथा पॉइंट है वीक कोलिशन गवर्नमेंट। तो सरकार जब खुद अनस्टेबल होती है या डिसीजन लेने में हेजिटेंट होती है, तब जुडिशियरी अपने स्ट्रॉन्ग पोजीशन का यूज करके नेसेसरी इंटरवेंशन करती है। यहाँ पे आखिरी बट इम्पोर्टेंट रीजन है फियर ऑफ बैकलैश इन पॉलिटिक्स। तो देखिए, कई सेंसिटिव इशूज जैसे एनवायरनमेंट, कास्ट या रिलीजन पर नेता लोग डिसीजन लेने से डरते हैं बैकलैश के डर से। तब जुडिशियरी आगे आकर बोल्ड स्टेप्स उठाती है क्योंकि उनके पास वोट बैंक का प्रेशर नहीं होता। अब हम देखते हैं कि कैसे हम समझ सकते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म हो रहा है।
तो इसके कुछ इंडिकेटर्स दिए हैं डॉक्टर वंदना ने। तो चलिए एक एक करके उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे पहला इंडिकेटर है एक्सपेंडेड राइट्स एंड रिव्यू, यानी जब कोर्ट्स नए नए फंडामेंटल राइट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं या एग्जिस्टिंग राइट्स को वाइडर इंटरप्रिटेशन देते हैं, जैसे राइट टू प्राइवेसी, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट ईटीसी, तो ये जुडिशियल एक्टिविज्म का साइन होता है। दूसरा है ओपन गवर्नमेंट प्रमोशन। तो देखिए कोर्ट्स ने ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ावा दिया है आरटीआई जैसे प्रैक्टिसेज को सपोर्ट करके। जब जुडिशियरी गवर्नमेंट को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए फोर्स करती है तो ये भी एक्टिविज्म का प्रमाण है। यहाँ पे तीसरा इंडिकेटर है अनचेक्ड कंटेम्प्ट पावर्स। तो दोस्तों यहाँ पे तीसरा इंडिकेटर थोड़ा अलग और चिंताजनक है। जब कोर्ट्स अपने खिलाफ की गई आलोचना को तुरंत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मान लेते हैं बिना किसी मर्यादा के, तो ये भी एक तरह के जुडिशियल एक्टिविज्म है, लेकिन इसका रूप ओवररीच का होता है। यानी जब जुडिशियरी अपने प्रति अनड्यू रेस्पेक्ट एनफोर्स करने लगती है और फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाती है, तो वो अपनी ही मर्यादा से बाहर निकल आती है। ये इस बात का संकेत है कि जुडिशियरी अपनी शक्तियों का ऐसा प्रयोग कर रही है जिसका लोकतांत्रिक नियमों के साथ तालमेल नहीं है। इस प्रकार ये जुडिशियल एक्टिविज्म का एक इम्बैलेंस्ड और मिसयूज्ड रूप कहलाता है। यहाँ पे चौथा और आखिरी इंडिकेटर है एक्टिविज्म बियॉन्ड स्टैंडर्ड रूल्स। तो देखिए जब कोर्ट्स अपने परंपरागत दायरे से बाहर जाकर सुओ मोटो केसेज उठाते हैं बिना किसी पिटीशन के, या ऐसे मुद्दों में हस्तक्षेप करते हैं जो आमतौर पर एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर के काम होते हैं, तब यह भी जुडिशियल एक्टिविज्म का संकेत है। ये प्रोएक्टिव अप्रोच कई बार आवश्यक भी होती है, लेकिन जब यह नियमित प्रक्रियाओं को बाईपास करती है तब इसे जुडिशियल ओवररीच भी कहा जा सकता है। इस प्रकार की सक्रियता गवर्नेंस में हिस्सा लेने का संकेत देती है, जो कभी कभी संवेदनशील हो सकता है। तो दोस्तों इन 4 इंडिकेटर्स के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जुडिशियरी कब और कैसे अपनी ट्रेडिशनल रोल से आगे बढ़कर सामाजिक या सरकारी कार्यों में सक्रिय होती है। जुडिशियल एक्टिविज्म समय के साथ एक जरूरी और प्रभावशाली उपाय बन गई है, लेकिन इसका संतुलित और मर्यादित यूज ही लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए हितकर होती है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों इस स्लाइड में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं उपेंद्र बक्से की टाइपोलॉजी की, जिसमें उन्होंने उन लोगों और ग्रुप्स को आइडेंटिफाई किया जो जुडिशियल एक्टिविज्म को एक्टिवेट करते हैं, यानी कि एक्टिवेटर्स ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। टाइपोलॉजी का मतलब होता है किसी कॉन्सेप्ट या सब्जेक्ट को कैटेगरीज में डिवाइड करना बेस्ड ऑन कॉमन फीचर्स। यानी जब हम एक कॉम्प्लेक्स चीज़ को अलग अलग टाइप्स में बांटकर उसका एनालिसिस करते हैं तो उसे टाइपोलॉजी कहा जाता है। यहाँ पे सबसे पहला एक्टिवेटर है सिविल राइट एक्टिविस्ट। तो देखिए ये वो लोग होते हैं जो फंडामेंटल राइट्स, स्पीच फ्रीडम और डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी के इशूज़ को लेकर कोर्ट्स जाते हैं। उपेंद्र बक्सी जी ने इन्हें की प्लेयर्स बताया है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक्टिविज्म में। यहाँ पे नेक्स्ट एक्टिवेटर है पीपल और कंज्यूमर और बॉन्डेड लेबर राइट्स ग्रुप्स। तो ये ग्रुप्स उन लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं जो खुद कोर्ट नहीं जा सकते, जैसे बॉन्डेड लेबर्स, पुअर कंज्यूमर्स ईटीसी। बक्सी जी ने इसे सोशल एक्शन लिटिगेशन बोला, जहां किसी ओप्रेस्ड या वॉइसलेस ग्रुप के लिए किसी और ने पीआईएल फाइल की। नेक्स्ट एक्टिवेटर है एनवायरमेंटल और कस्टोडियल राइट्स ग्रुप्स। तो देखिए ये ग्रुप्स एनवायरमेंट, पोल्यूशन, डिफोरेस्टेशन और पुलिस कस्टडी में टॉर्चर या डेथ जैसे इशूज पर कोर्ट्स के सामने केसेज ले जाते हैं। 1980s के बाद ऐसे केसेज बढ़ने लगे थे और जुडिशियरी ने इन इशूज पर सीरियस रूलिंग्स दी थी। इंडिया में इसे भी जुडिशियल एक्टिविज्म का एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल माना गया है। यहाँ पे नेक्स्ट एक्टिवेटर है वोमेन, इंडिजिनस एंड चाइल्ड राइट्स ग्रुप्स। तो ये कैटेगरीज उन वल्नरेबल ग्रुप्स की है जिनके राइट्स ऑफेन वायलेट होते हैं। पीआईएल्स ने जेंडर बेस्ड वायलेंस, ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट और चाइल्ड लेबर जैसे इशूज़ पर जुडिशियल अटेंशन अट्रैक्ट किया है। कोर्ट्स ने भी एक्टिवली इन केसेज में इंटरवेंशन किया, जिससे सोशल जस्टिस प्रमोट हुआ। नेक्स्ट एक्टिवेटर है मीडिया, बार बेस्ड एंड इंडिविजुअल पिटिशनर्स। तो दोस्तों कई बार जर्नलिस्ट, लॉयर्स
या सोशली अवेयर सिटीजन्स ने खुद से PILs इनिशिएट की है। मीडिया ने इशूज हाईलाइट किए और लॉयर्स ने उनका लीगल फ्रेमवर्क बनाया। इससे भी जुडिशियरी को अपने एक्टिविस्ट रोल में एंगेज करने का मौका मिलता है। तो दोस्तों, ये थी उपेंद्र बक्सी की टाइपोलॉजी, एक पावरफुल फ्रेमवर्क जिसमें उन्होंने बताया कि कौन कौन से लोग और ग्रुप्स जुडिशियल एक्टिविज्म को पुश करते हैं इंडिया में, स्पेशली थ्रू PILs। ये क्लासिफिकेशन हमें ये समझने में मदद करती है कि जुडिशियरी सिर्फ कोर्ट रूम्स तक सीमित नहीं है, वो एक सोशल चेंज का टूल भी बन सकती है जब सही लोग सही इंटेंशन के साथ सिस्टम को चैलेंज करते हैं। अब हम बात करेंगे एप्रीहेंशंस ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। तो देखिए, जैसे जुडिशियल एक्टिविज्म के सपोर्टर्स हैं, वैसे ही कुछ स्कॉलर्स और थिंकर्स ने इसके डेंजर्स या एप्रीहेंशंस भी हाईलाइट किए हैं। उनमें से एक प्रोमिनेंट नाम है उपेंद्र बक्सी। तो चलिए उनके व्यू पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे पहला एप्रीहेंशन है आइडियोलॉजिकल, एपिस्टेमेटिक एंड मैनेजमेंट फेयर्स। तो इसका मतलब ये है कि जुडिशियरी के पास हर फील्ड का एक्सपर्ट नॉलेज नहीं होता, जैसे इकोनॉमिक पॉलिसी, हेल्थ केयर या एनवायरमेंटल साइंस। अगर कोर्ट पॉलिसी बनाता है बिना प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के, तो वो फ्लोट डिसीजन दे सकता है। ये एक नॉलेज गैप या एपिस्टेमिक लिमिटेशन का इशू है। यहाँ पे नेक्स्ट एप्रीहेंशन है लेजिटिमेसी एंड डेमोक्रेटिक फेयर्स। तो देखिए, जुडिशियल सिस्टम एक पिलर है डेमोक्रेसी का, लेकिन अगर वो अपने डोमेन से बाहर जाके एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर के काम में इंटरफेयर करता है, तो सिस्टम का चेक एंड बैलेंसेज स्ट्रक्चर वीक पड़ सकता है। लोगों में डाउट आ सकता है कि क्या जुडिशियरी अपने कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स में काम कर रही है। अगर कोर्ट ही लॉ बनाए, पॉलिसीज डिसाइड करे और उनका एग्जीक्यूशन भी मॉनिटर करे, तो डेमोक्रेटिक प्रोसेसेज बाईपास हो जाते हैं। बक्सी जी कहते हैं कि ये बैलेंस डिस्टर्ब होने पर जुडिशियरी की क्रेडिबिलिटी और डेमोक्रेसी की हेल्थ दोनों पे रिस्क आता है। यहाँ पे नेक्स्ट एप्रीहेंशन है बायोग्राफिक कॉन्सर्न्स। तो दोस्तों, इसका मतलब है कि जजेस के पर्सनल बैकग्राउंड, उनकी वैल्यूज और अपब्रिंगिंग का उनके जजमेंट पर इफेक्ट पड़ता है। जब जज का डिसीजन पर्सनल बायस या लिमिटेड पर्सपेक्टिव से इन्फ्लुएंस होता है, तो उसका इम्पैक्ट जुडिशियल न्यूट्रलिटी पर पड़ता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने ये समझा कि उपेंद्र बक्सी जी ये नहीं कह रहे हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म गलत है, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि जुडिशियरी को अकाउंटेबिलिटी और बाउंड्रीज के साथ फंक्शन करना चाहिए। हर पावर के साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है, और अगर कोर्ट्स काम करते वक्त अपनी लिमिटेशंस भूल जाए, तो वो डेमोक्रेसी के लिए थ्रेट भी बन सकती है। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हमने एक्टिवेटर्स एंड एप्रीहेंशंस ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म को अच्छे से समझ लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं जुडिशियरी के दो अलग अलग अप्रोचेस, जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल रिस्ट्रेंट। इन दोनों के बीच क्या डिफरेंसेज है। तो पहले बात करते हैं जुडिशियल रिस्ट्रेंट की। तो देखिए, इस अप्रोच में कोर्ट्स अपना रोल लिमिटेड रखते हैं। यहाँ पे जजेस सिर्फ लॉ का ओरिजिनल इंटेंट समझने की कोशिश करते हैं और लेजिस्लेचर के डिसीजंस में इंटरफेयर नहीं करते। ये अप्रोच सेपरेशन ऑफ पावर्स को स्ट्रांगली फॉलो करता है, यानी जुडिशियरी अपनी बाउंड्रीज में रहती है और पॉलिसी मेकिंग लेजिस्लेचर पर छोड़ देती है। अब बात करते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म की। तो देखिए, इसमें कोर्ट अपने रोल को एक्टिवली एक्सपांड करता है। यहाँ पे जजेस लॉज को नैरो सेंस में इंटरप्रेट नहीं करते, बल्कि ब्रॉडर और प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन देते हैं, स्पेशली जब बात होती है सोशल जस्टिस, राइट्स प्रोटेक्शन या गवर्नेंस फेलियर्स की। तो दोस्तों, इन शॉर्ट, जुडिशियल रिस्ट्रेंट एक कॉशियस और कंजर्वेटिव अप्रोच है, जबकि जुडिशियल एक्टिविज्म बोल्ड और रिफॉर्मिस्ट अप्रोच है, जो चेंजिंग सोसाइटल नीड्स को एड्रेस करता है। अब बात करते हैं कि हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने खुद जुडिशियल एक्टिविज्म को लेकर क्या ऑब्जर्वेशंस दिए हैं। तो इसका सबसे पहला पॉइंट है वार्निंग अगेंस्ट जुडिशियल एडवेंचरिज्म। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि जुडिशियरी को अपनी पावर्स का मिसयूज नहीं करना चाहिए। जब कोर्ट अननेसेसरी इंटरफेयर करता है उन एरियाज में जो उसके डोमेन में नहीं आते, तो उसे जुडिशियल एडवेंचरिज्म कहा जाता है और इससे बचना चाहिए।
यहाँ पे दूसरा ऑब्जर्वेशन है एम्फेसिस ऑन सेपरेशन ऑफ पावर्स, यानी कि कोर्ट ने ये रिमाइंड किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने अलग अलग ऑर्गन्स को अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी है। तो देखिए, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली डिफाइन करता है कि लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव पॉलिसीज इंप्लीमेंट करता है और जुडिशियरी लॉ इंटरप्रेट करता है। अगर जुडिशियरी पॉलिसी बनाना या एडमिनिस्ट्रेटिव काम करना शुरू कर दे तो ये सेपरेशन ऑफ पावर्स वायलेट करता है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये रिमाइंड किया है कि हर ऑर्गन को अपने डोमेन में रहकर ही काम करना चाहिए, तभी डेमोक्रेसी बैलेंस में चलती है। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है कोर्ट्स मस्ट नॉट ओवरस्टेप देयर लिमिट्स, यानी कि कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया है कि जजेस को पॉलिसी मैटर्स में नहीं पढ़ना चाहिए। पॉलिसी डिसीजंस जैसे एडुकेशन सिलेबस तय करना, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या पब्लिक एक्सपेंडिचर का डिस्ट्रीब्यूशन, ये लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिशन का पार्ट है। जब कोर्ट्स उनमें एंटर करती है तो जुडिशियरी अपनी इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी से बाहर जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पॉइंट को रेनफोर्स किया है कि जुडिशियल रिस्ट्रेंट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ जुडिशियल विजडम। एक इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन पे जा सकते हैं। अब चलते हैं सुप्रीम कोर्ट के नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन पे, जो है रेस्पेक्ट फॉर अदर स्टेट ऑर्गन्स। तो देखिए, जुडिशियरी ने ऑब्जर्व किया है कि जब तक एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर का कोई एक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है तब तक कोर्ट्स को उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये म्यूचुअल रेस्पेक्ट मेंटेन करता है, एक ऑर्गन दूसरे को अननेसेसरीली अंडरमाइन नहीं करता। जुडिशियरी का काम होता है रिव्यू करना, गवर्न करना नहीं। इस रेस्पेक्ट से इंस्टीट्यूशनल हार्मोनी बनती है जो फेडरल डेमोक्रेसी के लिए एसेंशियल है। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है जुडिशियल रिस्ट्रेंट मेंटेन्स बैलेंस एंड इंडिपेंडेंस। तो देखिए, जब कोर्ट्स अपने कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स में रहते हैं तो जुडिशियरी की क्रेडिबिलिटी बनती है, लोगों का ट्रस्ट जुडिशियरी की इम्पार्शियलिटी और न्यूट्रलिटी में बना रहता है और इससे जुडिशियल इंडिपेंडेंस भी प्रिजर्व होती है। अगर कोर्ट्स एक्टिविस्ट बन के इशू में इंटरफेयर करने लगे तो बैकलेस हो सकता है फ्रॉम पब्लिक, मीडिया या लेजिस्लेचर, जो अल्टीमेटली जुडिशियल अथॉरिटी को वीकन कर सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने ये देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि जुडिशियल एक्टिविज्म एक ज़रूरी मैकेनिज्म है जस्टिस और अकाउंटेबिलिटी एंश्योर करने के लिए। लेकिन कोर्ट ने यह भी बार बार हाईलाइट किया है कि जुडिशियल पावर का यूज सोच समझकर और बाउंड्रीज के अंदर ही होना चाहिए। जुडिशियल एडवेंचुरिज्म से बचना, सेपरेशन ऑफ पावर्स का सामना करना और लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के रोल्स को रेस्पेक्ट देना, ये सब पॉइंट्स क्लियरली दिखाते हैं कि जुडिशियरी का रोल प्रोएक्टिव होने के साथ साथ रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए। ये ऑब्जर्वेशंस हमें समझाते हैं कि जुडिशियरी जितनी पावरफुल है उतनी ही सेल्फ डिसिप्लिन और कॉन्स्टिट्यूशनली अवेयर भी होनी चाहिए, तभी डेमोक्रेटिक बैलेंस बना रहता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों का जुडिशियल एक्टिविज्म वाला चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।